नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नव भारत क्लासेस में। हम लोग एनसीईआरटी का सेशन चला रहे थे और उसमें कुछ जो है देरी हो गई, तो माफ़ी चाहते हैं हम आपसे कि क्लास 7 का हम चैप्टर 4 तक कर चुके थे और आज हम चैप्टर 5 करेंगे, क्लास 7 का एनसीईआरटी का हिस्ट्री का। चलिए हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। बेसिक आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, क्लास 6 से लेकर 12 तक का। चलिए, तो हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास 6 का एनसीईआरटी मिल जाएगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लास 7 का 4 चैप्टर तक मिलेगा, 5वां चैप्टर हम आज आपका कराने जा रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। यहाँ पे जो है जनजाति के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, हम पिछला चैप्टर 3 चैप्टर पढ़े, 4 चैप्टर। पिछला जो हमारा चौथा चैप्टर था वो मुगल काल के बारे में था, है ना। कहता है अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मध्यकालीन भारत है, ये मध्यकालीन भारत है। इससे पहले हम प्राचीन भारत पढ़े थे। तो कह रहा है जो जो हम पिछला चैप्टर जो पढ़े, जैसे मुगल के बारे में ही पढ़े, तो मुगल के बारे में यहाँ पे छोटा सा एक व्यू दिया हुआ है। जब हम 11-12 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा विस्तृत से दिया हुआ है, तो आपको जितना इसमें दिया है उतना ही हम आपको बता देते हैं। फिर जब 11-12 का हम लोग जो है एनसीईआरटी डील करेंगे तो उसमें विस्तार से पढ़ाया जाएगा। एक एक टॉपिक उसमें 4 दिन 3 दिन 4 दिन तक चलेगा, या लेक्चर आपका लंबा होगा, 4 घंटा 5 घंटा का होगा। तो वही चीज इसमें दिया हुआ है कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान हुआ, मतलब राजा उठा, राज्य उठा भी बहुत सारे क्षेत्र में। पहले जो पढ़े हम लोग पढ़े, जनपद पढ़े, महाजनपद पढ़े। ठीक है, फिर क्या हुआ, महाजनपद में जैसे मौर्य साम्राज्य पढ़े, उससे पहले हर्यक वंश पढ़े, फिर धनानंद। तो ये सब क्या हुआ, उत्थान हुआ, सबका पतन हुआ। मौर्य साम्राज्य का भी उत्थान हुआ, फिर उसका क्या हुआ, धीरे धीरे पतन हो गया। उसके बाद मुगल काल में आए तो मुगल काल में भी जो है उत्थान हुआ और मुगल काल का पतन हुआ। उससे पहले हम थोड़ा सा पहले गुप्त काल पढ़े थे, गुप्त काल के बारे में भी पढ़े थे कि कैसे गुप्त काल का धीरे धीरे उत्थान हुआ, फिर जो है धीरे धीरे क्या हो गया, पतन भी हो गया। तो सबका उतार चढ़ाव लगा रहता है। ठीक है, तो इसमें लास्ट जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे उसमें पढ़े थे मुगल के बारे में। तो कैसे मुगल का जो है, मुगल वंश का जैसे बाबर आया, ठीक है, बाबर अपना आधिपत्य जमाया। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। हुमायूं जो है बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी से, तो हुमायूं हार के फिर भागा। फिर जगह जगह भटकने के बाद फिर से वो आया और फिर दिल्ली के तक पे वो काबिज हुआ, शासक बना। फिर उसकी डेथ हो जाती है, फिर अकबर बनता है। इसी तरह जो है उसका उत्थान हुआ और धीरे धीरे औरंगजेब के बाद देखिएगा धीरे धीरे उसका क्या हो गया, पतन होने लगा। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान हुआ, किस प्रकार पतन हुआ, वो हम लोग देख चुके हैं। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह जो है यह समझना महत्वपूर्ण है। देखिए कहीं भी होता है ना, कहीं भी जो विकास होता है हर जगह एक समान नहीं होता है, एक जगह हर जगह एक समान नहीं होता है। जैसे अभी आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कुछ द्वीप ऐसा है जो अभी भी वो लोग मछली पकड़ के खाते हैं। अभी भी वो लोग जो है खाद्य संग्राहक जो हम लोग पढ़े थे उसका जीवन व्यतीत करते हैं, शिकार करके खाते हैं, कंदमूल, सीजनेबल फल जो है वो इकट्ठा करके खाते हैं। तो हर जगह विकास एक समान नहीं होता है। अभी आप इंडिया का ले लीजिए, कुछ राज्य क्या है विकसित है और कुछ राज्य क्या है विकासशील है, और कुछ राज्य जो है पिछड़ा हुआ है, गांव पिछड़ा हुआ है। तो हर जगह विकास एक समान नहीं होता है। देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था।
समाज जो हमारा था, हम लोग पढ़े हुए थे कि वर्ण के नियमानुसार से विभाजित था। पहले से क्या था, वर्ण के अनुसार विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। वर्ण जैसे कि हम लोग 4 वर्ण पढ़े थे, उसी के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करा, दिल्ली के सुल्तान और मुगल के काल में श्रेणीबद्ध समाज जो है क्या हो गया, जटिल हो गया था यहाँ पे। ठीक है, मुश्किल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ ये चैप्टर आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए, बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपका आ जाए इससे। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज कहता, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय और मौजूद थे। कहता उस समय दूसरे तरह के भी समाज मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। जैसे ब्राह्मण जो नियम जो देते थे, नियम सुझाव देते थे नियम का, इस नियम का पालन करेंगे। जैसे अभी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मण लोग आते हैं, वो नियम हमको बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे पूजा करना चाहिए, इस नियम से पूजा करना चाहिए। उसी तरह पहले भी था। ठीक है, तो कहता है कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम, सामाजिक नियम और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। बहुत सारा समाज था जो इसको कहता था कि हम नहीं, आपका बात नहीं मानेंगे। ठीक है, आपका नियम हम नहीं मानते हैं और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता है। देखिए क्या था, वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनजातीय समाज कहते हैं। ठीक है, उसी को जनजातीय समाज कहा जाता है। क्या कह रहा, प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविका उपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। देखिए यहाँ पे जो कह रहा, क्या करा, प्रत्येक जनजाति के सदस्य अपने सदस्य नातेदारी रिश्तेदार सब जिसको बोलते हैं उससे जुड़े थे। कई जनजाति क्या करता था, खेती करके अपना जो जीविकोपार्जन करता था। अभी देखिएगा आप, जैसे कि चले जाइए झारखंड में, देखिएगा आदिवासी जो जनजाति हैं, आदिवासी लोग, अभी भी वो लोग क्या करता है, शिकार अभी भी करता है। ठीक है, जब आप पहाड़ी इलाका में जाइएगा तो अभी भी पिछड़ा है। आप जाके देखिएगा ना तो लगेगा इतना पिछड़ा ये कैसे हो सकता है। भले उनके लिए अलग अलग फंड आते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक वो लोग विकास की धारा में धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं आए। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, कुछ दूसरी जनजाति शिकार, संग्राहक या पशुपालक। संग्राहक मतलब आपको बताए सीजनेबल फल फूल जो है वो इकट्ठा करके खाते हैं, उसी को संग्राहक बोलते हैं, खाद्य संग्राहक। के बाद देखिए क्या कह रहा है, प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरे जगह घूमती रहती थी। कुछ जनजातियां क्या थी, खानाबदोश। अभी भी देखते हैं हम, अभी नहीं, आज से 10 साल 15 साल पहले देखिएगा, देखते होइएगा कि घुमंतू लोग जो आते थे घूम घूम के, आज यहाँ पे कल वहां पे, ऐसे घूम घूम के वो लोग क्या करते थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक जगह से दूसरे जगह तंबू गाड़ के वो लोग रहते थे। उसी के बारे में दिया है कि खानाबदोश थे। क्या थे वो लोग, खाना बदोश थे। ठीक है, और वह एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। क्या करता था कि जनजातीय समूह जो है भूमि और चारागाह जो होता था जानवर का चरने का, ठीक है, और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। अब इनका जो बंटवारा होता था, इनका खुद का नियम था, ब्राह्मण का नियम नहीं था। देखिए हो सकता है ये आपका इस चैप्टर पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगे। ठीक है, ये क्या था, ये लोग ब्राह्मण के नियमों को नहीं मानते थे, ये अपना खुद का नियम बनाते थे। ठीक है, आपको यदि ये क्वेश्चन दे दिया जाए, जनजाति समूह जो है
क्या सामाजिक जो नियम था ब्राह्मणों द्वारा जो सुझाया गया था उसका पालन करते थे या नहीं करते थे? तो नहीं करते थे पूरा तरह से, ठीक है। तो ये लोग का खुद का नियम था, ठीक है। उसी से ये लोग क्या करते थे, परिवारों के बीच इनका बंटवारा भी करते थे, किसका? भूमि और चारागाह का। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली, सामान्यतः यह जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। यहाँ पे जो है भारत में बहुत सारा हिस्सा, मतलब मान लीजिए भारत के सभी हिस्सों में बड़ी बड़ी जनजातियां क्या हुई, फली फूली। सामान्यतः ये कहाँ रहता था? जंगल में, पहाड़ में, रेगिस्तान में और दूसरी दुर्गम जगह पे, यानी कि जहां हम आप नहीं सोच सकते हैं रहने के लिए, वहां ये लोग रहते हैं। हम आप लोग को कितना सारा सुविधा है, एकदम मकान में रहते हैं, एसी, कूलर, फ्रिज सारा रहता है, लेकिन ये लोग का अभी तक ये सुख सुविधा बहुत जगह जो है नहीं मिला है। ये बहुत दुर्गम स्थल में रहते थे, पहाड़ में, जंगल में, रेगिस्तान में, ठीक है। बारिश हो रहा है तो बारिश में भीग रहे हैं, धूप हो रहा है तो धूप में जो है धूप लगा रहे हैं, पसीज रहे हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, इस तरह का था। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। जाति विभाजन कभी कभी जो होता था उस पर क्या था, शक्तिशाली समाज जो थे हम लोग के, ठीक है, जो अधिक संख्या में थे, उससे इनका टकराव होते रहता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाए रखा। इनका जो संस्कृति है उसको क्या रखा, ये लोग बचा के रखा। देखिएगा जब इस जनजाति के किसी भी जनजाति समूह में आप जाइएगा तो देखिएगा ये लोग का अपना नियम कानून होता है, अपना फेस्टिवल अलग अलग होता है और बहुत अच्छा से ये लोग खुशी मनाते हैं, खुशी। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ के आता, जनजातीय लोग कौन थे? आखिर भाई जनजातीय लोग थे कौन, उसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। इसका हुआ क्या है, इसीलिए कम जानकारी है क्योंकि इसका अवशेष कुछ नहीं मिला है। क्या अवशेष? मान लीजिए हिस्ट्री है तो जो अवशेष मिला है या जिसका लिखावट है, जिसके बारे में लिखा गया है, ठीक है, उसका जानकारी इतिहास में हम लोग को ज्यादा दिया गया है। तो इसके बारे में ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं गया था, कम लिखा पढ़ा गया था, इसीलिए कम जानकारी इतिहासकार दिया है, ठीक है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। आपको बताए कोई लिखित दस्तावेज इनका नहीं था, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक और मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। मौखिक मतलब जैसे कि हम रीति रिवाज जो अपना रहे, हम अपने बच्चों को बताएं कि भाई तुम ये रीति रिवाज मानना, ठीक है, तो उसी तरह ये लोग भी करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इस वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। अब आजकल के इतिहासकार लोग जो है ना इसी का जो इस्तेमाल करने लगा है, ठीक है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी नियम कानून जो चलते आ रहा था उन लोगों का, उसी का वो लोग इस्तेमाल करके इसके बारे में लिख पढ़ रहा। देखिए आप क्या कह रहा है, कह रहा है जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी, आज भी पाए जाते थे क्या? अभी भी पाया जाता है, आज भी पाया जाता है, ठीक है। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। अब देखिए आपका क्वेश्चन यहां से निकल के आ सकता है कि खोखर जनजाति जो है कहां प्रभावशाली थी? तो पंजाब में। खोखर जनजाति कहां प्रभावशाली थी? तो पंजाब में। उसके बाद कब से कब तक? 13वीं सदी से 14वीं सदी के दौरान। यहाँ बाद में खक्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। अब बाद में यहाँ क्या हो गया? खक्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। उनके मुखिया और कमाल खान खक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया। देखिए अब खक्खर समाज का जो था, उनका मुखिया कमाल खान
कमाल खान खक्कर को बादशाह अकबर क्या किए, उसको मनसबदार बना दिए। अब एक चीज बताइए कि कितना प्रभाव था इनका, इनको अकबर जो है, सम्राट अकबर ने जो है इनको मनसबदार बना दिया था। बताइए, प्रभाव कुछ ना कुछ तो रहा होगा। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी, बलोच। बताइए, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि बलोच नाम की जनजाति कहाँ प्रभावशाली थी, कहाँ की थी रहने वाली, तो ये चीज आपका यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्ढी गरियों की जनजाति रहती थी। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है, पश्चिम हिमालय में कौन जनजाति, उसके लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा गड्ढी गड़हरियों की जनजाति। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा और अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। देखिए आप एक चीज जान लीजिए, पश्चिम हिमालय जान गए, और देखिए उत्तर पूर्वी भाग पर नागा और अहोम नाम की जनजाति थी, उसका प्रभाव था कहाँ पे, उत्तर पूर्वी भाग में। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। इसका चेर का बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। अब बताइए कि अब जो है ऐसा ये मजबूत था कि अकबर अपना सेनापति को भेजना पड़ा अकबर को, किसको, तो मानसिंह को 1591 में किस पे आक्रमण किया था, चेर लोगों पे आक्रमण किया था और आपका परास्त भी किया था। तो अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे से पूछ सकता है कि अकबर का जो सेनापति था मान सिंह, वो कहाँ पे आक्रमण किया था, तो चेर लोगों पे आक्रमण किया था। ठीक है, कहाँ पे, तो चेर लोगों पे। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। अब देखिए, ये तो नहीं पूरा अधीन कर पाया अकबर, लेकिन औरंगजेब जो है इसको चेर को पूरा अपने अधीन कर लिए थे। ठीक है, अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। ठीक है, मुंडा के बारे में पता होगा, अर्जुन मुंडा जी के बारे में पता होगा। बिरसा मुंडा इससे पहले, सॉरी अर्जुन मुंडा तो अभी जो है आपका इससे रह चुके थे, अभी आपका जो है मुख्यमंत्री। लेकिन अभी का बात करते हैं, अभी जैसे देखिए जो लोकप्रिय हैं लोग में मुंडा में, बिरसा मुंडा साहब, बिरसा मुंडा जी। ठीक है, वो भगवान की तरह उन लोग को पूछते हैं ये जनजाति, मुंडा जनजाति सब। एक चीज देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ कुल के बारे में दिया हुआ, परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज के संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते थे। कुल जैसे कि हम हुए, और मेरे ही कुल के, जैसे कि हमारे चाचा मेरे ही कुल के हुए, दादा के जो है भाई, ठीक है, उस दादा के पिताजी के भाई, सब जो क्या हो जाएंगे, हम लोग एक ही कुल में हो जाएंगे। यही कुल के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। देखिए यहाँ कुछ मानचित्र दिया हुआ है जो कि भारतीय जनजाति का क्षेत्र रहा है। देखिए दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। देखिए खक्खर, खोखर, लंगा, बलूची, देखिए ये सब क्या है, गोंड, चेर, देखिए मुंडा, ये सब जो है महत्वपूर्ण जनजाति है, जनजाति यहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है, ये चीज आप देख लीजिए, मैप आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसी तरह का पिक्चर इसमें पिक्चर के द्वारा दर्शाया गया है। हिरण का शिकार कर रहा है ये लोग, देखिए कैसे कपड़े पहने हुए हैं, पत्ता का कपड़ा पहना हुआ, और हिरण का जो ये शिकार कर रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां
कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। ठीक है, कौन जनजाति का? कोली, बेराद और कई दूसरी। कोली, बेराद कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मरवार और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। ऐसा ऐसा नाम यहाँ सुनने को मिलेगा जो इससे पहले आप नहीं सुने थे। ये जनजाति का नाम है। जनजाति सबका नाम अजीब थोड़ा सा होता ही है, लेकिन क्या कीजिएगा, याद तो आपको करना है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में। ठीक है, भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहां तक कि जमींदार बन चुके थे। अब देखिए, वहां जो खेतीहर थे, अब जमींदार धीरे धीरे क्या होने लगी, उसकी शक्ति बढ़ने लगी। ठीक है, जनजाति सबका शक्ति क्या करने लगा, बढ़ने लगा। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। कहां कहां फैला हुआ था गोंड लोग, देख लीजिए। कहां पे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, कहता है खानाबदोश और घमंतु लोग कैसे रहते थे। हम लोग बचपन में देखते थे कि कुछ लोग जो है आते थे और तंबू गाड़ के रहते थे, उसके साथ जानवर सब भी रहते थे। वहां कुछ समय तक रहे। कुछ लोग आते थे, भेड़ लेके आते थे, कुछ समय के लिए रहे, फिर वो दूसरा जगह अपना तंबू उठाए, अपना सब कुछ लेके दूसरा जगह चले गए। फिर वहां से भी वो दूसरे जगह चले गए। उसी को हम लोग जो घमंतु लोग बोलते थे। चलिए, खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। जैसे वो क्या करते थे, आते थे हम लोग के यहाँ भी, जब आते थे तो अनाज लेते थे। ठीक है, अनाज लेते थे, कपड़ा, बर्तन, ये सब चीज लेता था, और उसके बदले वो ऊन, घी वो लोग अक्सर देता, क्योंकि वो लोग जो गाय पालता था, भैंस पालता था। ठीक है, उसी को लेके वो लोग घूमते रहते थे, उससे वो लोग घी निकालते थे। हमारे यहाँ आते थे तो जो है कभी गेहूं, कभी चावल, ये सब जो है उन लोगों को दिया जाता था। ठीक है, और उसके बदले में वो ये सब देते थे, ऊन, घी। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि टांडा किसको कहा जाता है। आपका ये वर्ड आ सकता है, हो सकता है कि आप पहली बार सुने होंगे या इससे पहले भी सुने होंगे। टांडा किसको कहा जाता है? ठीक है, तो बंजारे लोग का जो कारवां होता है उसको टांडा बोला जाता है। ठीक है, बंजारा का जो कारवां होता है उसको टांडा बोला जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। अब बताइए कि 1 लाख बैल अनाज। अब एक बात बताओ, उन लोग को कितना बैल होगा जो 1 लाख बैल जो है अनाज ढोएगा। यहाँ कुछ पिक्चर दिया हुआ है, देखिए इस पिक्चर के बारे में देखिए। देख रहे हैं, इस तरह का आप लोग देखिएगा, बचपन में देखे होइएगा कि हम लोग के गांव में पहले जो है ना इस तरह का आता था। ठीक है, कहता घमंतु व्यापारियों की श्रृंखला भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती है। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊंटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। देखिए ये मेवा लोड कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। बंजारा के बारे में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक दिया हुआ है खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घमंतु लोग होते हैं, उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवर और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं।
इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नर्तक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते जहां उन्होंने पिछले बार पिछला जहां पे घूमा था वहीं पे आज उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। ठीक है, अब देखिए बंजारा के बारे में यहाँ पे दिया हुआ, आप लोग को दिख रहा होगा बंजारा के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं हम लोग। ये चैप्टर थोड़ा सा आपको लगेगा बोरिंग, ठीक है, इसके बाद का फिर चैप्टर बहुत मजेदार है। क्या करा, 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बंजारों का वर्णन किया। 17वीं सदी के आरंभ में जो है एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी है जो आए थे भारत, वही जो है वर्णन किए थे बंजारा के बारे में। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई, मतलब समूह से हुई, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज यहाँ सस्ता उपलब्ध है, वहां वे खरीदते हैं, मतलब अनाज जहाँ सस्ता होता है वहां वह खरीदता है और उस जगह ले जाते हैं जहां वह महंगा होता है। वहां से वे फिर क्या करते हैं, ऐसी चीजों को लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे, मतलब जहां जो सस्ता वहां से खरीदा, जो महंगा वहां जाके बेच दिया, वही ये लोग करते थे। ठीक है, अभी भी कुछ समय तक करते थे, अभी भी कुछ लोग करते हैं। जैसे तमाशा बिन सबको देखिएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, शहर में भी मिलता है जो तमाशा दिखाते हैं। ठीक है, वहां वे फिर से वैसी चीजें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सके। टांडा में 600 से 700 तक लोग हो सकते हैं। पहले क्या था, इसमें 600 से 700 लोग एक साथ चलते थे। ठीक है, अब हालांकि उतना नहीं रहता है, बहुत कम रहता। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते थे। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर वे सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, जब हम लोग देखते थे बचपन में तो होता क्या था कि जहाँ खुला जगह रहता था, जहाँ चारागाह उसको ज्यादा मिलता था, वहीं अपना तंबू ये लोग गाड़ लेता था, अपना पशु को छोड़ देता था चरने के लिए। ठीक है, कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। जैसे ये गाय घोड़े को जो है पाले, उसको बड़ा किए और जो है उसको जाके क्या किए, बेच दिए। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जनजातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। अभी भी देखिएगा पटना के सड़क पे भी मिल जाएगा आपको जो गाना सब गाते हैं। बदलता समाज, कई जनजातियां और श्रेणियां, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बदलता समाज और नई जनजातियां और श्रेणियां। देखिए समाज तो बदल रहा है धीरे धीरे, तो ये लोग भी क्या हो रहे थे, बदल रहे थे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। जैसे पहले 4 गुण वर्ण था, अब क्या होने लगा, हर एक वर्ण में जाति बिखरने लगा। ठीक है, जैसे ब्राह्मणे में है तो उसमें ढेर सारा जाति है, ब्राह्मण में भी। क्षत्रिय है तो उसमें भी बट गया है, वैश्य है उसमें भी बट गया, शूद्र उसमें भी बट गया, शूद्र में भी। तो हर में क्या होने लगा, छोटी छोटी जातियां विभक्त होने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी और कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। पहले जो है ये लोग का नहीं था, अब क्या किया, जाति द्वारा मान्यता दिया गया। वर्ण की बजाय जाति समाज संगठन का आधार बनी, यानी वर्ण पहले था आधार, अब क्या बन गया,
जाति समाज का आधार बन गया। कहता जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उड़ियाकोंडन उदययार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। ठीक है, वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति को के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिरों द्वारा बनाना, मंदिर द्वार मतलब बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने सामान साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। सबको क्या किया गया, उसी में रख दिया गया कि आप लोग का भाई ये काम है, ये आप काम कीजिए। इस जाति के कामकाज जो था इस जाति का वो तय किया गया। कहता है अब 11वीं और 12वीं शताब्दी क्या कह रहा है, 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हून, चंदेल, चालुक और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। देखिए हुआ क्या है, पहले जो था हर्यक वंश मगध में शक्तिशाली था पहले, उसके बाद आया छोटा छोटा राजा आए, उसके बाद महापद्मानंद बने, नंद वंश बना, उसके बाद मौर्य साम्राज्य इतना ताकतवर बना। उसके बाद जब उसका पतन हुआ तो उसके बाद धीरे 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 क्या होने लगा, छोटे छोटे राज्य में सब जो है विभक्त होने लगे, बंटने लगे, सब शासक जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। यही होता है जब एक बार आपका टूट जाता है वंश या कोई भी शासक का जो है शक्ति कम होने लगता है तो छोटे छोटे राज्य जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित लगे, भाई आपके अधीन हम नहीं रहेंगे, आपका बात हम नहीं मानेंगे, आपसे ज्यादा शक्तिशाली हम है, आइए युद्ध कीजिए। इसी तरह होता था। ठीक है, इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। देखिए इसमें नाम क्या आया, हून, चंदेल, चालुक। ठीक है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे 11th 12th का जब आएगा ना, धीरे धीरे आगे जब हम लोग बढ़ते जाएंगे तो सब के बारे में जो है पढ़ेंगे। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के कारण उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गए। पहले ही लोग को जाति में नहीं रखा गया था, फिर क्या करने लगा, जाति व्यवस्था का इसको हिस्सा मानने लगा ब्राह्मणों के माध्यम से, समर्थन से। लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। लेकिन जो प्रमुख जनजाति थे, मेन जो होता है वो थे, प्रमुख थे, जिनकी शक्ति ज्यादा थी, उनको ही क्या किया गया, शामिल कर गया शासक वर्ग में। उनकी बहुसंख्यक आबादी और समाज की छोटी जातियों में ही जगह बन पाई। कहता दूसरी तरफ पंजाब सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। वो लोग क्या किए, किसको अपना लिए थे, इस्लाम को अपना लिया था। कुछ जनजाति जो है इस्लाम को अपना लिया था। ठीक है, और जो है वो क्या किया, हिंदू धर्म के द्वारा जो प्रस्तावित गैर बराबरी सामाजिक, जो हिंदू धर्म के द्वारा जो सामाजिक व्यवस्था था उसको स्वीकार नहीं किया गया। उसका कहना था कि सबको इसमें बराबर का हिस्सा नहीं मिलता है, बराबरी हम दूसरे का नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो लोग इसको नहीं मानता था। राज्यों की उन्नति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं। देखिए एक पिक्चर दिया है, ये गोंड महिला का, गोंड नाम की जनजाति थी उसी के महिला का ये पिक्चर दिया हुआ। अब देखिए गोंड के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। कहता गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे हस्तांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती, एक मिनट रुकिएगा आप लोग।
क्या था, इंपॉर्टेंट कॉल था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो गोंड के बारे में दिया है और कहना है कि ये लोग गोंडवाना नामक वन प्रदेश में रहते थे और ये लोग क्या करते थे, हस्तांतरीय कृषि करते थे, यानी जगह बदल बदल कर खेती करते थे, उसी को हस्तांतरीय कृषि बोलते हैं। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। ये गोंड नाम की जो जनजाति थी ये छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। देखिए क्या होता था, राजा होता था, इन लोग का अपना अपना कुल का अलग अलग राजा होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज क्या हो गया, छोटे बड़े गोंड राज छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। आपको ये मानना पड़ेगा, जब आपका शक्ति छिन्न भिन्न होगा, जब आप किसी भी देश का जब सरकार कमजोर होता है तो दूसरा देश शक्तिशाली देश उस पर क्या करता है, उस पर कब्जा जमाने का कोशिश करता है, उसको हथियाने का कोशिश करता है। ठीक है, उसी समय क्या था, बड़ा गोंड राज जो था, जब दिल्ली सुल्तान का ताकत घट गया तो जो था बड़ा गोंड राज जो था वो छोटा गोंड राज पे क्या होने लगा, हावी होने लगा। अकबर के शासन काल के एक इतिहासकार अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में कितना, तो 70,000 गांव थे। कितना थे, 70,000 गांव थे। किसमें, अकबरनामा में लिखा गया है ये चीज। इन राज्यों की प्रभावसनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों, प्रशासनिक व्यवस्था क्या हो रहा था, केंद्रीकृत हो रही थी, राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें गोंड में जो अकबरनामा में जो दिया है क्या है कि गोंड राज्य में 70,000 गांव था। बताइए 70,000 गांव बहुत काफी होता, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इन राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो केंद्रीकृत था। ठीक है, केंद्र के द्वारा था। राज्य गढ़ों में विभाजित था। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। हर गढ़ जो है, एक गढ़ दूसरा गोंड में, दूसरा तीसरा गोंड में, इस तरह जो है ये विभाजित था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। कहता है 84 का उप विभाजन बड़ होते में होता था। किसमें, बड़ होतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बड़ होतों किसको बोलते हैं, ये जो दिया हुआ है बड़ होतों को बोलते हैं। 12-12 गांव इसमें मिला होता था, उसी को बड़ होतों बोलते हैं। ठीक है, 12-12 गांव, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। ठीक है, क्या कहता है इसमें आप देखिएगा, गोंड राजा से अनुदान में भूमि प्रदान किया और क्या बन गया, शक्तिशाली। कौन, ब्राह्मण। अब ये लोग भी क्या करने लगे, दान में जमीन उमीन लेने लगे थे, भूमि लेने लगे थे। सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। अब इसका जो सरदार था उसका चाहत हुआ कि भाई हमको भी राजपूत का उपाधि मिले, राजपूत जो है हम लोग को भी मान्यता मिले राजपूत का। इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। बताइए कौन, तो गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास। अब आपको पूछेगा संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की, तो गढ़ कटंगा के गोंड राजा। या पूछ सकता है कि ये राजा कहाँ के थे, तो गोंड राजा थे, गोंड जनजाति के। संग्राम शाह की उपाधि धारण किए थे। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा साल वाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। और उसका जो पुत्र था वो जो है एक राजपूत राजा की पुत्री से शादी किए थे। अब ये लोग का चाहत हुआ, क्योंकि उस टाइम में राजपूत का जो है ज्यादा था कि भाई हम जो है राजपूताना से हैं, उसी तरह ये लोग का भी चाहत हुआ कि हमको भी उस तरह का मान सम्मान औहदा मिले। ठीक है, दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। इसका जो है क्या हुआ, मृत्यु हो गया दलपत का। तो जो दुर्गावती थी, रानी महारानी दुर्गावती, राजकुमारी दुर्गावती, वो क्या थी, बहुत योग्य थी। तो अपना जो है वो क्या किया, 5 साल का पुत्र को लेके जो अपना कमान अपने हाथ में ले लिया, अपने शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया।
उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। मतलब वो लड़ती रही, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त की, लेकिन क्या की, समर्पण नहीं की। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खास धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुयात में हथिया लिए। क्या किए, बहुतायात में हथिया लिया। कौन चीज, हाथी बहुत संख्या में यहाँ मिला था जब यहाँ पे गढ़कटंगा पे उसका आक्रमण किया था, उसको अपने कब्जे में लिया था। तो उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। मतलब हमेशा इनको जो है इस जनजाति को संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, अब एक जनजाति आती है अहोम। देखिए, दो जनजाति के बारे में इसमें महत्वपूर्ण आपको पढ़ना है, गोंड और अहोम के बारे में। अब देखते हैं अहोम के बारे में क्या कहा गया है। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे थे। अब आपको पूछा जाएगा कि अहोम लोग कहाँ से आए थे, तो म्यांमार से आए थे। कौन सदी में, तो 13वीं सदी में। उन्होंने भुइया यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीति व्यवस्था का दमन करके एक नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 में और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का इस्तेमाल में सक्षम हो गए थे। अब इन्होंने क्या करने लगा, आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करने लगा, उसके बाद क्या, तोप का प्रयोग करने लगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अहोम, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका। ये तो हालांकि मान लीजिए ठीक है लड़ता रहा, लेकिन प्रत्यक्ष नियंत्रण जो होता, पूर्णतः नियंत्रण जो होता है अधिक समय तक नहीं रहा। यही होता था पहले। ठीक है, क्या होता था, राज्य जो है आया शासक, वहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है, अपने अधीन कर लिया, फिर वो गया दूसरे राज्य पे आक्रमण करने के लिए, तब तक ये क्या किया, उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। ठीक है, कुछ यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, कहता असम में लाचित बड़ फुकन ने मुगल सेना को हराया। देखिए असम में, असम का चीज यहाँ पे दिया हुआ, असम का लाचित बड़ फुकन अहोम सेना के सेनापति थे। अब यहाँ पे दे देगा कि लाचित बड़ फुकन किसके सेनापति थे, तो अहोम सेना के सेनापति थे। किसके, तो अहोम सेना के सेनापति थे। 1671 में सराय घाट के युद्ध में लाचित बड़ फुकन ने मुगल शासक औरंगजेब की सेना को पराजित किया था। मुगल सेना में कितना, तो 18,000 घुड़सवार, 30,000 सैनिक, 15,000 तीरंगाज मतलब तीर चलाने वाला, 5,000 बंदूक सैनिक और 1,000 तोप थे, जिसका नेतृत्व अंबर के शासक राम सिंह द्वारा किया गया था। लाचित के सैन्य कौशल से मुगल सेना के विस्तार पर रोक लग गई। नौसेना द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ी गई यह लड़ाई इतिहास में सराय घाट के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अब एक आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे आ सकता है कि सराय घाट का युद्ध किनके बीच हुआ था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अब आपका डीप में जा रहा है, तो हो सकता है कि डीप में आपका पूछ दे। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
तो किसके किसके सरायघाट का युद्ध हुआ था? सरायघाट का। तो लाचित बरफुकन जो कि अहोम सेना का सेनापति था, और उसके बाद राम सिंह के तो अंबर शासक राम सिंह, ठीक है, मुगल शासक औरंगजेब का काल का ये बात है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अहोम के बारे में हम लोग देख लेते। क्या अब अहोम के बारे में एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ है, क्या कह रहा है? कह रहा अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका दे देगा कि पाइक, पाइक किसको कहा जाता था? ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि भाई पाइक किसको बोला जाता है? तो बेगार पे जो निर्भर था, जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था, उसको पाइक बोला जाता है। ठीक है, नहीं हम लोग गांव घर में कहते हैं कि जो हम किसी का बेगारी नहीं करते हैं। ठीक है, बेगारी मतलब हुआ किसी जो है बिना पैसे का काम करना, वही हो गया कि बेगारी करना। तो वही चीज उसको क्या कहा जाता है? पाइक। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, यानी बेगार आदमी भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वाध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीयकृत हो चुका था। इस पे किसका अधिपत्य हो गया था? केंद्र में जो भी था, दिल्ली में जिसका भी शासन था, वो इस पे अपना कब्जा कर लिए थे। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। देखिए ये क्या हुआ कि जैसे ये लोग गांव गांव जो जनगणना किए, तो जिस गांव का जनसंख्या बढ़ जाता था, जिसका कम होता था, तो वो क्या करता था? कम वाला में भेज देता था कि भाई तुम जाओ बैलेंस करो। ठीक है, इसी से ही लोग का शक्ति क्या हो गया? छिन्न भिन्न हो गया। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता है। आप ये चीज जान लीजिए, अहोम समाज कुल में जो विभाजित था उसको क्या कहा जाता है? खेल कहा जाता था। वहां दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। जब तक समुदाय का अनुमति नहीं होगा तब तक राजा भी इसको जो है इस जमीन को नहीं ले सकता था। कहता शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। अब देखिए क्या हुआ, 17वीं शताब्दी के आसपास क्या हुआ? ब्राह्मण का प्रभाव बढ़ा, मंदिर बनने लगा यहाँ पे। ठीक है, जमीन दिया जाने लगा मंदिर बनाने के लिए, तो क्या होने लगा? इसका प्रभाव बढ़ने लगा। शिव सिंह, क्या शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह नहीं छोड़ा। उसका जो आस्था था वो क्या रखा? अपना आस्था। ठीक है भाई, हम हिंदू धर्म अपना लिए, लेकिन जो मेरी आस्था है उसको हम मानेंगे, उसको वो लोग नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहित दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंगी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। अब यहाँ पे आपको आ सकता है कि बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति को पहले कौन भाषा में? अहोम भाषा में या फिर असमिया में। अब यहाँ पे देखिए एक चीज दिया हुआ निष्कर्ष। कहता जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों को अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। दोनों में क्या हुआ? बदलाव हुआ।
बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई। बहुत सारा जनजाति जो क्या हुआ कि जाति जो हम लोग का बटा था, जाति आधारित जो समाज थी, जो जाति में विभक्त थी, वो लोग बहुत सारे लोग को इसमें क्या किया गया, शामिल कर लिया गया जाति आधारित समाज में। लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। लेकिन बहुत सारा ऐसा था जो इसको क्या किया, नकार दिया गया कि भाई नहीं, हम सनातनी हिंदू धर्म नहीं कहलाना चाहते हैं, हम जाति व्यवस्था में नहीं आना चाहते हैं। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। तो आपका ये चैप्टर जो होता है अब समाप्त होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये समाप्त होता है। बहुत सारा यहाँ शब्द आया, वर्ण, जाति, टांडा, गढ़, चौरासी, बड़होत, भुइयां, पाई, खेल, बुरंजी, जनगणना, ये सब वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये कान का आभूषण है। ठीक है, कबोर नागा जनजाति मणिपुर का है ये। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा कबोर नागा जनजाति कहाँ का, तो मणिपुर का। ठीक है, चलिए तो आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। हम आपसे सैटरडे संडे मिलेंगे। पिछले सैटरडे को नहीं मिल पाए थे क्योंकि हमारे कोचिंग का स्थापना दिवस था, तो इसीलिए उसी में हम लोग लगे रहे, कुछ फंक्शन वगैरह सब हुआ था यहाँ पे। तो आपको हम सैटरडे संडे मिलेंगे और अब जो है ये कंटिन्यू रहेगा सैटरडे संडे को। अब आप और हमारे बीच में कोई बाधा नहीं रहेगी। सैटरडे संडे को हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। जब 7th 8th क्लास तक हो जाएगा, 8th क्लास तक, तब हम क्या करेंगे, 6 का अलग, 7 का अलग और 8 का अलग एक मैराथन क्लास लेके आएंगे जो कि लाइव होगा आपका। और शॉर्ट नोट्स जो हम बनाए हैं वो आपका यहाँ पे आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। पहले हम विस्तृत में देख ले, फिर शॉर्ट्स, उसके बाद जब 8th क्लास का हो जाएगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं हम फिर आपसे कल मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेना चाहते हैं। कल मिलेंगे इसी समय में 9 बजे ही, क्योंकि दिन भर समय नहीं मिल पाता है, समय का थोड़ा सा ये है, ऑफलाइन भी क्लासेस चलते रहती हैं। तो आपको 9 बजे हम मिलेंगे कल रात के 9 बजे। सैटरडे संडे को क्लास आपका चलेगा। आप जो है धीरे धीरे इस क्लास को लाइव कर दिया जाएगा। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आगे भी बनाए रखिए। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं कल इसी समय में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।